नमस्कार सभी को, स्वागत है आपके फिर से मेरे चैनल एसएलसी पाठशाला में, जहां पर आज हम टॉपिक 5.1 चिल्ड्रन वुमेन एंड वर्कर्स प्रिंट का करेंगे। आज की इस वीडियो में यूरोप वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा और हम लोग फिर बढ़ेंगे इंडिया का प्रिंट से क्या कॉन्टेक्स्ट में क्या पढ़ना है वो हम लोग आगे वीडियोस में देखेंगे। आज यूरोप खत्म करते हैं। तो खासकर आज हम लोग 3 इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, चिल्ड्रन वुमेन एंड वर्कर्स के ऊपर। प्रिंट का क्या इन पर इम्पैक्ट था या इनका क्या प्रिंट पर इम्पैक्ट पड़ा। चिल्ड्रन एज रीडर्स, चिल्ड्रंस की देखिए जैसे लिटरेसी रेट्स बढ़ने लगा वैसे वैसे मैंने आपको बताया कि भाई प्रिंटिंग की डिमांड तो बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो बाय द लेट 19th सेंचुरी प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपलसरी। यूरोप में प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कंपलसरी होगी, जिसकी वजह से प्रिंट की डिमांड एनॉर्मसली बढ़ने लगी। चिल्ड्रन जो है वो इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ रीडर्स बनने लगे, बुक सेलर्स के लिए या राइटर्स के लिए चिल्ड्रन भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो गए। स्कूल टेक्स्ट बुक्स लार्ज नंबर में बनने लगी क्योंकि स्कूल्स बढ़ रहे थे। चिल्ड्रन प्रेस बाकायदा पूरी तरीके से फ्रांस में एक हब 1857 में डेवलप कर दिया गया। फ्रांस में जो प्रिंटिंग प्रेस होती है वो पूरी तरीके से न्यू स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड फेरी टेल्स एंड फोक टेल्स जो है प्रिंट किया करती। खासकर ये नाम याद रखना आपको, ग्रिम ब्रदर्स और दूसरी जगह फ्रांस, आपको ये दोनों वर्ड याद रखने क्योंकि ये दोनों ही चिल्ड्रन प्रिंटिंग के एक बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, फोक टेल्स इकट्ठी करते पीजेंट से और उनको प्रिंट करने से पहले एडिट जरूर कर लिया करते, जिससे कि कोई अनसूटेबल जो कंटेंट होगा, जो वल्गर होगा, उसको हम हटा देंगे। ठीक है। एज अ रिजल्ट इसका क्या इंपैक्ट हुआ, प्रिंट की मदद से ओल्ड टेल्स प्रिजर्व हो पाई, यानी पुरानी जो कहानियां थी जो लोगों की जुबानों पर थी अब वो किताबों की फॉर्म में छपने लगी। लेकिन क्योंकि उनको बार बार एडिट भी किया जा रहा था तो लेकिन उनकी ओरिजिनल फॉर्म भी खत्म हो रही थी। ये मैं मानूंगा कि हाँ ओल्ड टेल्स प्रिजर्व हो रही थी लेकिन कंप्लीटली ओरिजिनली नहीं, उनको एडिट किया जा रहा था क्योंकि वो बच्चों के लिए लिखी जा रही थी। वुमेन एज रीडर्स एंड राइटर्स की अगर हम लोग बात करें तो वुमेन भी इंपॉर्टेंट रीडर्स बनने लगी एज वेल एज राइटर्स बनने लगी। पेनी मैगजीन्स जो है वो इन्हीं के लिए ही छपती थी। और पेनी मैगजीन का आप लोग समझते हैं, मैगजीन्स जो कि 1 पेनी में अवेलेबल थी। जैसे हमारी कंट्री में पैसा होता है, ऐसे ही यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में पेनी का कॉन्सेप्ट चलता है। बुक्स बेसिकली जो वुमेन्स के लिए लिखी जाती थी वो प्रॉपर बिहेवियर और हाउस कीपिंग स्किल्स जो है वो सिखाती। बेसिकली आप ये मान लीजिए कि बिहेवियर, एटिक्वेट्स, मैनर्स, ये सब वुमेन्स के लिए बन रहा था। 19th सेंचुरी में नॉवेल्स का भी प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था क्योंकि वुमेन्स के बीच में ये नॉवेल्स का कल्चर बढ़ने लगा। फेमस नॉवेलिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो नाम याद रखने आपको, जेन ऑस्टन, द ब्रॉन्ट सिस्टर्स एंड जॉर्ज एलियट। इन्होंने वुमेन्स को अलग तरीके से सिंबलाइज किया। स्ट्रॉन्ग विल, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस। अच्छा, सोसाइटी चाहे कोई सी हो, चाहे वो इंडियन सोसाइटीज़ हो, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, कोई भी सोसाइटीज़ रहे, एक चीज़ इन सारी सोसाइटीज़ में बड़ी कॉमन है कि इनिशियल टाइम में ये सब पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ रही हैं, यानी कि यहाँ पर मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ रही हैं। वुमेन्स को हमेशा अपने चीज़ों के लिए लड़ना पड़ा है, उन्हें अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ा है। इसीलिए ऐसी राइटर्स की वजह से वुमेन्स की इमेज जो है वो चेंज हो पाई। वुमेन्स को एक स्ट्रॉन्ग विल, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस जो है वो उनसे नवाजा गया। वर्कर्स की अगर हम लोग बात करें तो लैंडिंग लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट जो है वो 17th सेंचुरी, याद रखिए लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट जो है वो यूरोप की देन है। लाइब्रेरी में किस तरीके से किताबें जो है किराए पर मिल जाती हैं, लैंड होने कर लिया जा सकता है, तो वर्कर्स जो है वो उनको। अब आप कहेंगे कि वर्कर्स तो भाई पढ़ेंगे कैसे। देखिए 19th सेंचुरी में हुआ ये कि जो वाइट कॉलर वर्कर्स थे, आर्टिशंस थे या लोअर मिडिल क्लास थे, उनको सेल्फ एजुकेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब उनको ये था कि भाई कैसे ना कैसे सेल्फ एजुकेशन मिले, सेल्फ इंप्रूवमेंट होना ज़रूरी है। तो इन लोगों ने अपने पूरे दिन के पूरे मतलब समय में से कुछ हिस्सा निकालकर अपने आप पर इन्होंने खर्च करना चालू करा। इन वर्कर्स ने पॉलिटिकल पैम्फलेट्स एज वेल एज ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी। धीरे धीरे प्रिंट एक औजार बना, एक इंस्ट्रूमेंट बना जिससे लोग अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कर पा रहे थे और अवेयर कर पा रहे थे। देखिए प्रिंट एक मशीन है, प्रिंट मशीन से हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि इन मशीन में डेवलपमेंट्स भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो ओवर टाइम मशीन्स मतलब इस मशीन में क्या क्या डेवलपमेंट्स आए जरा वो हम लोग देख लेते हैं। 18th सेंचुरी के लेट तक प्रिंटिंग प्रेसेस वर मेड ऑफ मेटल, यानी कि जो पहले प्रिंटिंग प्रेस लकड़ी की बन रही थी वो मेटल की प्रिंटिंग प्रेस होने लगी। धीरे धीरे 19th सेंचुरी के आते आते कई सारे इंप्रूवमेंट जो है वो होने लगे, जहां पर खासकर एक नाम हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे, रिचर्ड एम हो, जो कि न्यूयॉर्क के थे। उन्होंने पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेसेस बनाई। ये सिलेंड्रिकल प्रेस जो है वो उसकी स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो 8000 शीट्स पर आवर, और न्यूज़पेपर्स को छापने के लिए ये प्रिंटिंग, ये वाली जो सिलेंड्रिकल प्रेस थी वो बहुत काम आती थी। लेट 19th सेंचुरी में ऑफसेट प्रेस, जिसकी खास बात थी, जो कि एक बारी में 6 कलर्स एट अ टाइम जो है वो छाप सकती थी। जहां पर पहले सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग ब्लैक एंड व्हाइट थी, अब प्रिंटिंग जो है वो ऑफसेट कलर्स के थ्रू, यानी कि 6 कलर्स एक बारी में जो है वो छापे जा सकते थे। 20th सेंचुरी में आते आते इलेक्ट्रिकल प्रेसेस आ गई थी जो कि पावर ड्रिवन थी, जो कि और ज़्यादा फास्टर और ज़्यादा एफिशिएंट भी थी।
अगर और इंप्रूवमेंट्स की हम लोग बात करें तो फीडिंग पेपर यानी कि पेपर को रखने का तरीका चेंज हो चुका था, पेपर की क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी थी, पेपर रील्स यानी कि पेपर ऑटोमेटिकली कैसे इंसर्ट किया जा सकता वो भी आ चुका था, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स यानी कि एक्यूरेट कलर प्रिंटिंग के लिए यानी कि किस एरिया में कितना % कलर लगना है वो अब हमारे पास आ चुका था। उसके साथ साथ क्वालिटी और लुक प्रिंटेड टेक्स्ट का चेंज होने शुरू हो चुका था। ये दर्शाता है कि हाँ मशीनरी में डेवलपमेंट्स उस समय भी हुए। याद रखिएगा 1430 से जो एक मतलब मुहिम चालू हुई प्रिंटिंग प्रेस की वो 20th सेंचुरी तक उसमें डेवलपमेंट जो है वो होते रहे। और आज भी अगर हम लोग बात करें, हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, आज भी हम लोग देखते हैं कई सारी एडवांस्ड मशीनरीज जो है वो प्रिंट की आ चुकी हैं। स्ट्रैटेजीज क्या थी बेचने के लिए, क्योंकि भाई अब मार्केट में कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा था, बुक सेलर्स के लिए मुश्किल होता जा रहा था बुक्स को बेचने के लिए, तो प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स यूज नई नई मार्केटिंग टेक्निक्स उन्होंने शुरू कर दी। पीरियोडिकल्स बेचा जाने लगे, न्यू स्टाइल्स ऑफ राइटिंग जो है वो मार्केट में आ चुकी थी। आज के समय में आप लोग देखते होंगे नेटफ्लिक्स है ना, ये बड़े कॉमन है, अमेजॉन, ठीक है, Z5, ये बहुत कॉमन है। लेकिन अच्छा इन पर जो कंटेंट आता है वो हाईली एक्सक्लूसिव होता है, यानी कि वो आपको इन्हीं पर ही मिलेगा। लेकिन कई सारे पायरेटेड ऐप्स भी आते हैं। पायरेटेड ऐप्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इनका कंटेंट चोरी करके, ठीक है, वो अपने ऐप्स पर शो करते हैं, दैट टू बिल्कुल फ्री। अब ऐसे में इन लोगों की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है और इन ऐप्स की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगती है। 1920s में बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मतलब शिलिंग सीरीज नाम से जो है वो एक किताबों का सीरीज जो है वो शुरू किया गया, जिसमें कई सारी पॉपुलर स्टोरीज जो है वो इन किताबों में सस्ते में छापी जा रही थी। उसके साथ साथ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का भी प्रिंटिंग पर क्या इंपैक्ट पड़ा देखते हैं जरा। ग्रेट डिप्रेशन से ऐसा लगने लगा कि शायद बुक्स की सेल्स पर इंपैक्ट करेगी, लेकिन डिमांड को मेंटेन करने के लिए सस्ते पेपर बैक एडिशन जो है वो मार्केट में लाए जा रहे थे, जो कि लोगों के लिए अफोर्डेबल थे और लोग उनको खरीद भी रहे थे। आई होप आपको ये पार्ट ऑफ द वीडियो इजी लगा होगा, सिंपल लगा होगा और यही था। तो यूरोप का सेगमेंट यहां पर खत्म हो चुका है। अगली वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे इंडिया और इंडिया में प्रिंटिंग कैसे हुई।